नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी ओशन एकेडमी में। आज हम लोग इकाई 10 का एक साहित्यिक की डायरी जो लगा हुआ है आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस में, ये पढ़ेंगे। इससे पहले तमाम रचनाएं पढ़ते हुए हम लोग आज एक साहित्यिक की डायरी तक पहुंच चुके हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए, शत प्रतिशत आपकी हेल्प होने वाली है। तो ये जो एक साहित्यिक की डायरी है, ये आपका मुक्तिबोध जी ने लिखा है। अच्छा, एक बात और, जो सिलेबस है आपका, सिलेबस में एक लेखक की डायरी लिखा हुआ है, लेकिन जो ओरिजिनल कृति है अगर देखा जाए तो ये मैंने पुस्तक का कवर पेज इसलिए रख दिया है कि एक लेखक की डायरी ना होकर ये एक साहित्यिक की डायरी के नाम से है। गजानन माधव मुक्तिबोध की ये रचना है। ठीक है, तो सिलेबस में मिसप्रिंट है, ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले यदि आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स को अपने घर पर जरूर मंगा लीजिए, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। और जो मैंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया था, जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, उन्हीं को प्रिंटेड फॉर्म में मैं आपके पास में पहुंचा रही हूँ। इकाई 1 से लेकर इकाई 3, इकाई 4 से लेकर इकाई 6 और इकाई 7 से लेकर इकाई 10, ये 3 कॉपीज आपको मिलेंगी। और आप देखिएगा, इसको पढ़ के देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हिंदी ओशन एकेडमी। गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के आप हिंदी ओशन एकेडमी टाइप करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। अगर आप कोर्स लेके पढ़ना चाहते हैं इकाई 1 से लेके इकाई 10 तक, और आपको एमसीक्यू और आपका पीवाईक्यू और जो मूल किताबें हैं वो सारी ही उसमें पढ़ाई गई हैं, आप इसको जरूर परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित दिशा की ओर अग्रसर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक साहित्य की डायरी, मुक्तिबोध जी की ये रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी में श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये याद रखिएगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 में हुआ था। और जो एक साहित्य की डायरी का प्रकाशन वर्ष है वो है 1964। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1917 में इनका जन्म होता है और 1964 में इनका जो कृति है एक साहित्य की डायरी वो आती है। और आपको ये पता है कि ये तार सप्तक के कवि हैं, है ना? तार सप्तक 1, तार सप्तक 2, 3, 4, तो जो तार सप्तक है उसको, तार सप्तक को एक नहीं बोला जाता है, केवल तार सप्तक बोला जाता है, तो उसमें ये कवि शामिल है। ठीक है, नैमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। नैमी चंद जैन मुक्तिबोध, ठीक है, ये सारे ही इसमें ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। तार सप्तक से अपनी कविता का प्रारंभ कर नई कविता की लंबी यात्रा में उन्होंने अपने काव्य के आधार पर नई कविता को विशिष्ट महत्व दिया। इनकी प्रकाशित साहित्यिक रचनाएं कौन-कौन सी, एक बार प्रश्न बना था, इसका क्रम पूछा गया था, तो क्रम याद रखिएगा। इनकी जो साहित्यिक प्रकाशित रचनाएं हैं वो है कामायनी पुनर्विचार, 1961 में प्रकाशित हुई थी। भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, इसका है प्रकाशन वर्ष 1964। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971, चांद का मुंह टेढ़ा है 1964, एक साहित्य की डायरी 1964, टाट का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी 1971 आदि इनकी प्रकाशित साहित्यिक रचनाएं हैं, ये याद रखिएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध की सर्वाधिक चर्चित कृति एक साहित्य की डायरी है। इसके अंतर्गत मुक्तिबोध ने चिंतन मनन का प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होता है। इसके कई निबंध सर्वप्रथम जबलपुर से प्रकाशित वसुधा मासिक पत्रिका में 1957 से 1958 ईस्वी और 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। याद रखिएगा कि जो बहुत सारे स्तंभ के रूप में लिखते थे ना लेखक, तो ये एक उनकी जो मुक्तिबोध जी का जो चिंतन मनन है, उसी के आधार पर जो साहित्यिक विचारधाराएँ हैं, वो इस निबंध में शामिल की हैं, ठीक है? तो ये डायरी हम लोगों को भ्रम में पैदा करती है कि क्या ये डायरी है, लेकिन ये डायरी विधा नहीं है, याद रखिएगा। ये एक निबंधात्मक एक तरीके से रचना है, ठीक है? तो इसमें चैप्टराइज़ेशन भी है, आगे मैं आपको चैप्टराइज़ेशन भी बताऊँगी, 13 या 14 इसमें खंड हैं और साथ ही साथ भूमिका में क्या लिखते हैं, क्योंकि भूमिका से भी प्रश्न बनता है। तो वसुधा मासिक पत्रिका में सन 1957-58 में ये प्रकाशित होती थी निबंध के रूप में। इस पत्रिका में एक साहित्य की डायरी के नाम से एक स्तंभ चलता था, जिसके तो किस पत्रिका में? वसुधा पत्रिका पत्रिका में, जिसके अंतर्गत मुक्तिबोध ने अपने विचार प्रकट किए। उन्हीं का संकलन इस कृति के अंतर्गत है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किसी पत्रिका में ये पहले अपने विचार प्रकट करते रहे होंगे, है ना? लिखते रहे होंगे कुछ-कुछ, तो वही को संकलित करके एक किताब का रूप दे दिया और इसका नाम रख दिया एक साहित्य की डायरी। अब देखिए, इसमें 13 निबंधों का संकलन है। कितने निबंध शामिल हैं? 13 निबंध शामिल हैं। और यह डायरी मुक्तिबोध के अतरंग के साहित्य की संवेदनशीलता और आस्था का परिचय देती है। चलिए, अब हम लोगों ने इतना जान लिया। इसका प्रकाशन वर्ष 1964 है। पहले वसुधा पत्रिका में छपती थी निबंध के रूप में, फिर इसका संकलन किया गया, किताब रूप में प्रकाशित हुई 1964 में। ठीक है? 13 निबंध इसमें शामिल हैं। एक साहित्य की डायरी, भूमिका पढ़ते हैं। कि पहले संस्करण की पांडुलिपि मार्च 1964 में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने मुझे सौंपी थी।
मुझे किसे सौंपी थी? श्रीकांत वर्मा ने को सौंपी थी और वह जिस रूप में चाहते थे, उसी रूप में वह प्रकाशित हुई। उस पांडुलिपि में कुटुयान और काव्य सत्य और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी शीर्षक किस्तें नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको आप हाइलाइट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जो पहली पांडुलिपि सौंपी थी इनको श्रीकांत वर्मा को, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर देखेंगे कि श्रीकांत वर्मा जी ने ही ये लिखी है भूमिका। तो वो कहते हैं कि जब इन्होंने सौंपी थी पांडुलिपि, कच्चा चिट्ठा जिसको हैंड रिटन जब इन्होंने भेजा था उनके पास में, तो कौन-कौन से 2 शीर्षक नहीं थे? एक तो निबंध नहीं था कुटुयान और काव्य सत्य और दूसरा नहीं था कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। ये 1 और ये 2। ये सारी डायरियाँ 57, 58, 60 में वसुधा जबलपुर से प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा। ये जितनी भी डायरियाँ थी मतलब या जितने भी निबंध थे, शीर्षक थे, ये सब पहले 1957, 1958 और 1960 में वसुधा पत्रिका में प्रकाशित होती थी। आगे कहते हैं श्रीकांत वर्मा कि डायरी शब्द एक भ्रम पैदा करता है और यह गलतफहमी भी हो सकती है कि मुक्तिबोध की ये डायरियाँ भी तिथिवार डायरियाँ होंगी, क्योंकि डायरी में हम लोग तिथि डालते हैं, समय डालते हैं ना, तो वो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ निबंध लिखे हुए हैं और उसका शीर्षक है। लेकिन वास्तविकता यह है कि एक साहित्यिक की डायरी केवल उस स्तंभ का नाम था जिसके अंतर्गत समय-समय पर मुक्तिबोध को अनेक प्रश्नों पर विचार करने की छूट न केवल संपादक की ओर से बल्कि स्वयं अपनी ओर से भी होती थी। वसुधा के पहले नागपुर, याद रखिएगा, वसुधा के पहले नागपुर के नया खून साप्ताहिक में वह एक साहित्यिक की डायरी स्तंभ के अंतर्गत कभी अर्ध साहित्यिक और कभी गैर साहित्यिक विषयों पर छोटी-छोटी टिप्पणियां लिखा करते थे। समझ में आ रहा है? कि पहले बताते हैं श्रीकांत वर्मा जी की वसुधा के पहले, जब वसुधा प्रकाशित हुई में प्रकाशित हुए इनके निबंध, उससे पहले की भी बता रहे हैं कि नागपुर के नया खून साप्ताहिक, ये नया खून एक पत्रिका का नाम है, ये साप्ताहिक पत्र है जिसमें एक साहित्य की डायरी स्तंभ निकलता था और वो स्तंभ के अंतर्गत कभी-कभी साहित्यिक बातें करते थे और कभी-कभी अर्ध साहित्यिक और कभी-कभी गैर साहित्यिक बातें करते थे। है ना? तो वो टिप्पणियाँ लिखते थे, जो एक अलग संकलन के रूप में प्रकाशन के लिए प्रस्तावित है। तो बताते हैं कि अब एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तावित है। प्रस्तुत डायरी में केवल वसुधा में प्रकाशित किस्तों, जो स्वयं में स्वतंत्र निबंध है, को शामिल करने का उनका उद्देश्य ही यही था कि वे ना तो सामयिक टिप्पणियों को साहित्यिक मानते थे और ना साहित्य को सामयिक टिप्पणी। वस्तुतः जैसा कि श्री अदीब ने लिखा है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछी जा चुकी है कोटेशन, कि मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ दे देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीकांत वर्मा ने ये भूमिका लिखी है, लेकिन ये अदीब के शब्द हैं, याद रखिएगा। अदीब के शब्द हैं कि मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ दे देता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, मुक्तिबोध का कथन है, अदीब का कथन है, श्रीकांत वर्मा का कथन है, एक अन्य दे देंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, अदीब जी का ये कथन है। अब देखिए 13 निबंध है और 13 निबंधों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। सबसे पहले ये क्रम याद कर लीजिएगा, जो क्रम इसमें लिखा हुआ है ना, वही क्रम आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तीसरा क्षण पहला, दूसरा एक लंबी कविता का अंत, तीसरा डबरे पर सूरज का बिंब, चौथा हाशिए पर कुछ नोट्स, पांचवा सड़क को लेकर एक बातचीत, छठवां एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, सातवां नए की जन्म कुंडली 1, नए की जन्म कुंडली 2, वीरकर 10वां विशिष्ट और अद्वितीय, कुटुयान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। तो इनमें से कौन से 2 पहली जो किश्त निकली थी शामिल नहीं थे? अभी मैंने बताया था आपको, ये बताते हैं कि कुटुयान और काव्य सत्य शामिल नहीं था और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, दोनों का से शुरू होते हैं। कौन से? कुटुयान और काव्य सत्य नहीं था और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। ठीक है? ये 2 शामिल नहीं थे और इसका पार्ट है जो 2 भागों में विभाजित है, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। ऐसे ही नए की जन्म कुंडली 1 और नए की जन्म कुंडली 2, ये 2 निबंध से, क्योंकि बड़ा निबंध था तो उसको उन्होंने विभाजन कर दिया था। तो इस प्रकार से कितने निबंध इसमें हैं? 13 निबंध हैं। ठीक है? इसको याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके, इसका प्रिंट निकाल के, इसको लिख के अपनी दीवार पे चिपका लीजिए और इसको कम से कम 5-6 बार उठते-बैठते देखते रहिए, तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रमुख उद्धरण पढ़ लेते हैं और उद्धरण काफ़ी हैं इसमें, क्योंकि साहित्यिक विचारधारा है तो इसमें काफ़ी उद्धरण देखने को मिलते हैं। पहला है, मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है। वैसे भी रहस्यमयी बातें करते हैं ना, आप इनके अंधेरे में कविता पढ़ेंगे, ब्रह्म राक्षस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे रहस्य शब्द बहुत आता है। मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है, इसका प्रथम भान मुझे केशव द्वारा मिला, इसीलिए नहीं कि केशव मेरे सामने खुला मुक्त हृदय नहीं था, उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं थी जो छिपाई जाने योग्य हो। इसके अलावा वह बालक सचमुच बहुत दयालु,
धीर गंभीर भीषण कष्टों को सहज ही सह लेने वाला, अत्यंत क्षमाशील था, किंतु साथ ही वह शिथिल, स्थिर, अचंचल, यंत्रवत और सहज स्नेही था। उसमें सबसे बड़ा दोष यह था कि उसमें बालकोचित, बाल सुलभ गुण दोष नहीं थे। मुझे हमेशा लगा कि उसका विवेक वृद्धता का लक्षण है। किसका विवेक? केशव, इनके एक मित्र हैं केशव, इसकी यहाँ पर चर्चा करते हैं। हम दोनों के बीच एक ऐसा विश्वास हो गया था कि तथ्य का अनादर करना, छुपाना, उससे परहेज करके दिमागी तलघर में डाल देना न केवल गलत है, वरन उससे कई मानसिक उलझनें उत्पन्न होती हैं। मुझे लगता कि मन एक रहस्यमय लोक है। उसमें अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां गीली हैं, सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबी हुई है। वहां अथाह काला जल है। उस अथाह जल से स्वयं को ही डर लगता है। इस अथाह काले जल में कोई बैठा है। वह शायद मैं ही हूँ। अथाह और एकदम स्याह अंधेरे पानी की सतह पर चांदनी का एक चमकदार पट्टा फैला हुआ है, जिसमें मेरी ही आंखें चमक रही हैं, मानो दो नीचे मूंगिया पत्थर भीतर उद्दीप्त हो उठे हों। अगला है, साधारण बातें जो कि हमारे समाज की विशेषताएं थी, हमारी चर्चा का विषय बनती। मुझे अभी तक याद है कि उसने मुझे पहली बार कहा था कि गांधीवाद के भावुक कर्म की प्रवृत्ति पर कुछ इस ढंग से जोर दिया है कि सप्रश्न बौद्धिक प्रवृत्ति दबा दी गई है। असल में यह गांधीवादी प्रवृत्ति प्रश्न, विश्लेषण और निष्कर्ष की बौद्धिक क्रियाओं का अनादर करती है। सच तो यह है कि मेरा उसके प्रति कोई विशेष स्नेह नहीं था, ना कोई आकर्षण। ऐसे पाषाणवत प्रशांत गंभीर व्यक्ति मुझे पसंद नहीं। हाँ, उसके प्रति मेरे मन में सम्मान और प्रशंसा के भाव थे, और चूंकि वह मुझे बहुत चाहता था, इसलिए मुझे भी उसे चाहना पड़ता था। इसकी बात कर रहे हैं केशव की। मैं जो स्वयं था वह स्वयं हो गया था, अपने से बृहत्तर, विलक्षण, अस्वयं। किसी वस्तु या दृश्य या भाव से मनुष्य जब एकाकार हो जाता है, तब सौंदर्य बोध होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वस्तु और उसका दर्शन, इन दो पृथक तत्वों का भेद मिटाकर जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है, तब सौंदर्य भावना उद्भुत होती है। मैंने तुम्हें बताया था कि निज और पर, स्वपक्ष और वस्तु पक्ष दोनों जब एक हो जाते हैं, तब तादात्म्य उत्पन्न होता है। तो ये साहित्यिक विचारधारा यहाँ पे बता रहे हैं केशव के माध्यम से मुक्तिबोध जी। पहली बात तो यह है कि मुझे उसकी शब्दावली अच्छी नहीं लगती। किसकी? केशव की। यह तो मैं जानता हूँ कि सारे दर्शन का मूल आधार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप की कल्पना है। स्वपक्ष और वस्तु पक्ष की परिकल्पनाएं उन दो पक्षों के परस्पर संबंध की कल्पना के आधार पर ही दर्शन खड़ा होता है, अथवा यूं कहिए कि ज्ञान मीमांसा खड़ी होती है। एपिस्टोमोलॉजी अर्थात ज्ञान मीमांसा को बुनियाद पर ही परिकल्पनाओं के प्रसाद की रचना की गई है। इस दृष्टि से देखा जाए तो मुझे वाक्य पर हंसने की जरूरत नहीं थी। मैं उसकी स्थापना को विवाद्य मान सकता हूँ, हास्यास्पद नहीं। मतलब विवाद वाला मान सकता हूँ, लेकिन हास्यास्पद नहीं मान सकता। मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। जिस प्रकार विज्ञान में इंडक्शन से डिडक्शन पर आया जाता है, तथ्यों के संग्रह से उनके विश्लेषण द्वारा उनके सामान्यीकरण से अनुमान और निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसी प्रकार साहित्य में इंडक्शन से डिडक्शन पर क्यों ना आया जाए। इंडक्शन का क्षेत्र केवल हिंदी साहित्य तक ही सीमित क्यों रहे? उपन्यास क्या है, यह पढ़ाते समय हम विश्व के प्रमुख उपन्यासों के उपरांत ही यह ठहराएं कि उपन्यास किसे कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही भाषा में पढ़ लिया। जो विश्व में जितने भी उपन्यास हैं, उन सबको थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ना चाहिए। और उसका शिल्प क्या है, अथवा उसके प्रधान अंग क्या होते हैं, इसी प्रकार साहित्य में सौंदर्य किसे कहते हैं, इस प्रश्न के ऊहापोह का क्षेत्र केवल हिंदी की आत्मपरक कविता और हिंदी साहित्य तक सीमित न रखें। यदि हमने क्षेत्र विस्तृत किया तो हम पाएंगे कि सौंदर्य संबंधी हमारी परिभाषा अस्पष्टता के दोष से अथवा अव्याप्ति और अतिव्याप्ति के दोषों से रहित होगी। मुझे गहरा संदेह है कि आजकल की सौंदर्य परिभाषा, यदि उसे व्याख्या कहें, तो केवल कविता, और वह भी आत्मपरक कविता की विशेषताओं के आधार पर बनाई जा रही है। सौंदर्य संबंधी इन व्याख्याओं का प्रकट या अप्रत्यक्ष उद्देश्य आज की काव्य दृष्टि का डिफेंस है, किंतु ये व्याख्याएं कुछ इस प्रकार से, कुछ इस ठाट से और शान से बनाई जाती हैं, मानो वे सार्वभौम सत्य की सार्वकालिक स्पंदनाएं हों। इस पोज और पोस्चर की जरूरत नहीं। यह अवैज्ञानिक दृष्टि है। अगर साहित्यिक सौंदर्य संबंधी मीमांसा करनी है, तो आपको अपनी दृष्टि केवल आत्मपरक कविता, वह भी आजकल की कविता, तक ही सीमित नहीं करनी चाहिए। और यदि ऐसी ही व्याख्या करनी है, तो वह पोज और पोस्चर त्याग देना चाहिए। मुझे इस पोज से चिढ़ है। ये साहित्यिक बातें हैं सारी।
कैसी कविता होनी चाहिए, कैसी शब्दावली होनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इन सब की चर्चा करते हैं। तुम में और मुझ में एक बड़ा भेद है। विचार मुझे उत्तेजित करके क्रियान्वान कर देते हैं, विचारों को तुम तुरंत ही संवेदनाओं में परिणत कर देते हो। क्या कहते हैं कि अंतर क्या है कि मुझे उत्तेजित कर देते हैं क्रियान्वित करने के लिए, लेकिन तुम्हारे विचार तुम्हें संवेदनाओं से परिणत कर देते हैं। फिर उन्हीं संवेदनाओं के तुम चित्र बनाते हो, विचारों की परिणति संवेदनाओं में और संवेदनाओं की चित्रों में। इस प्रकार तुम में ये 2 परिणतियाँ हैं। अगर तुम्हारी कविताएँ किसी को उलझी हुई मालूम हो तो तुम्हें हताश नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी कविताएँ ध्यान से पढ़ता हूँ। कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहला क्षण, दूसरा क्षण, तीसरा क्षण याद रखिएगा। पहला क्या क्षण है कि जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। दूसरा क्षण है इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के सामने ही खड़ी हो। और तीसरा और अंतिम क्षण क्या है? इस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया की परिपूर्णावस्था तक की गतिमानता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है? पहला क्षण इसको याद कर लेना, जीवन की उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। कुछ-कुछ कीवर्ड्स पकड़ लिया करिए, उत्कट तीव्र अनुभव क्षण जैसे पकड़ लिया, ठीक है? इसमें क्या है कि मूलों से पृथक हो जाना, मूल्यों से पृथक हो जाना, एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना, मानो वह फैंटेसी अपनी आँखों के सामने खड़ी हुई हो। और तीसरा क्या है कि अंतिम क्षण यही है कि फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया, ठीक है? जब आखिरी में शब्दबद्ध हो जाती है वो फैंटेसी, उसको फिर वो अंतिम क्षण है कला का। याद हो जाएगा? याद कर लीजिएगा, ठीक है? अब इसको तो रहने देते हैं, कोई इतना खास नहीं, यहाँ से पढ़ते हैं। फैंटेसी अनुभव की कन्या है और उस कन्या का अपना स्वतंत्र विकासमान व्यक्तित्व है, वह अनुभव से प्रसूत है, इसीलिए वह उससे स्वतंत्र है। कला का यह दूसरा अक्षर है। मैंने कहना जारी रखा किंतु इस फैंटेसी को शब्दबद्ध करने या चित्रित करने की प्रक्रिया के दौरान ही वह फैंटेसी पिघलकर उस प्रक्रिया के प्रवाह में बहने लगती है। उस आदिम प्रवाह में फैंटेसी के सारे रंग धुलकर बहने लगते हैं। सारा व्यक्तित्व और उसकी समस्त चेतना उस फैंटेसी के बहते रंगों के साथ बहने लगती है और शब्दबद्ध होने पर अथवा चित्रित होने पर जो कृति या रचना तैयार होती है, वह कृति या रचना कला के दूसरे क्षण की फैंटेसी की पुत्री है, प्रतिकृति नहीं। इसलिए मूल फैंटेसी से उसका व्यक्तित्व स्वतंत्र, विचित्र और पृथक है। कला का यह तीसरा या अंतिम क्षण है। इन 3 क्षणों के बिना कला असंभव है। इन 3 क्षणों की विकास गति के अपने-अपने अलग नियम हैं। मैंने कहना जारी रखा, यदि तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर पाना है कि सौंदर्य क्या है अथवा सौंदर्य प्रतीति क्या है, सौंदर्य अनुभव क्या है और वह किस प्रकार वास्तविक अनुभव से भिन्न है, तो तुम्हें कला के इन 3 प्रधान क्षणों के मनोविज्ञान ही का अध्ययन करना होगा। असलियत यह है कि सौंदर्य तब उत्पन्न होता है जब सृजनशील कल्पना के सहारे संवेदित अनुभव ही का विस्तार हो जाए। कलाकार का वास्तविक अनुभव और अनुभव की संवेदनाओं द्वारा प्रेरित फैंटेसी, इन दोनों के बीच कल्पना का एक रोल होता है। वह भूमिका एक सृजनशील भूमिका है। वहीं कल्पनाओं से वास्तविक अनुभव की व्यक्तिबद्ध पीड़ाओं से हटाकर पैठ अब और गहरी-गहरी हो रही है। मैं उसकी बात बहुत ध्यान से सुनने लगा। यह इसलिए होता है कि दृष्टि की स्थिति मुक्त व्यक्तिकता और संवेदना की स्थितिबद्ध और व्यक्तिकता का समन्वय होकर वह समन्वय अपने से उच्चतर स्थिति में पहुँच जाता है। आगे देखते हैं ये। कला का तीसरा क्षण कला का अत्यंत महत्वपूर्ण और पूर्ण क्षण है। यहाँ से फैंटेसी साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगती है। यहाँ से शब्द साधना शुरू होती है। शब्द के अपने ध्वनि अनुषंग होते हैं, जिनमें चित्र और ध्वनि दोनों शामिल है। कलाकार अपने हृदय के तत्व के रंग, रूप और आकार के अनुसार अभिव्यक्ति का रंग, रूप और आकार तैयार करना चाहता है। इसलिए उसे अपने हृदय की भाव ध्वनियों की शब्दों की अर्थ ध्वनियों से अनवरत तुलना करनी पड़ती है। इसके 2 परिणाम होते हैं। पहला, भाव ध्वनियों को उपलब्ध शब्द ध्वनियों के कटघरे में फंसाने का प्रयत्न, जिसके फलस्वरूप काफी कुछ मनस्तत्व अपना मौलिक और मूल तेज त्याग कर एक नए संदर्भ से संबद्ध आकार में प्रकट होते हैं। कवि तो भाषा की चमक और सफाई के लिए अपने भाव तत्वों का बलिदान भी कर देते हैं। क्या बताते हैं कि कई कवि भाषा की चमक दिखाने के लिए, सफाई के लिए जो भाव तत्व है उसका बलिदान कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया में फैंटेसी ही काट-छाँट होने लगती है। और दूसरा क्या बताते हैं 2 परिणाम में कि
इसके विपरीत दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिव्यक्ति साधना के दौरान स्वयं अभिव्यक्ति फैंटेसी को संपन्न और परिपूर्ण करने लगती है। फैंटेसी अपने को प्रकट करने के लिए समानार्थवाचक शब्दों को लाती है। भाषा एक जीवंत परंपरा है, शब्दों में एक स्पंदन है। शब्दों में जो अर्थ स्पंदन है वह फैंटेसी द्वारा उद्बुद्ध होकर नई भावधाराएं बहा देता है। ये वाला पढ़ लेते हैं। इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के पीछे भाषा की अगाध अनवरत साधना शक्ति है। भाषा फैंटेसी को काटती-छाटती है और इस प्रक्रिया के विपरीत फैंटेसी भाषा को संपन्न और समृद्ध भी करती है। ठीक है? तो ये विचार हैं, इनको पढ़ लीजिएगा जो बच्चे कोर्स से जुड़े हुए हैं, ये पूरी पीडीएफ आपको डाउनलोड मिल मिल जाएगी। यहाँ से पढ़ते हैं। एक सच्चा लेखक जानता है कि वह कहाँ कमज़ोर है, कि उसने कहाँ सच्चाई को से जी चुराया है, कि उसने कहाँ लीपापोती कर डाली है, कि उसने कहाँ उलझा चढ़ा दिया है, कि उसे वस्तुतः कहना क्या था और कह क्या गया है, कि उसकी अभिव्यक्ति कहाँ ठीक नहीं है। वह इसे बखूबी जानता है, क्योंकि वह लेखक सचेत है। सच्चा लेखक अपने खुद का दुश्मन होता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात, सच्चा लेखक अपने खुद का दुश्मन होता है। वह अपनी आत्म शांति को भंग करके ही लेखक बन रहा है। इसलिए लेखक अपनी कसौटी पर दूसरों की प्रशंसा को भी कसता है और आलोचना को भी। वह अपने खुद का सबसे बड़ा आलोचक होता है। आजकल सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन असत्य नहीं, स्वयं सच्चाई ही है, क्योंकि वह ऐंठती नहीं, सज्जनता को साथ लेकर चलती है। आजकल के ज़माने में वह है आउट ऑफ डेट। जी, इसलिए सत्य जरा युयुत्सु बने, वीर बने, तभी वह धधक सकता है, चल सकता है, बिक सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आलोचनात्मक भावना को प्रधान मान किसी तटस्थ बौद्धिक टीले पर खड़े होकर दुनिया को देखूं या स्नेह के भीतर पाए जाने वाले सहज विश्वास को किसी विशाल श्रद्धा का रूप देकर जीवन की परम उपलब्धि को प्राप्त करूं। मेरा स्वभाव या सिद्धांत या प्रवृत्ति कुछ ऐसी है मेरे ख्याल से जो शायद सही भी है, जो कि जो व्यक्ति साहित्यिक दुनिया से जितना दूर रहेगा उसमें अच्छा साहित्यिक बनने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। कितनी बड़ी बात कही है कि जो व्यक्ति साहित्यिक दुनिया से जितना दूर रहेगा उसमें अच्छा साहित्यिक बनने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। साहित्य के लिए साहित्य से निर्वासन आवश्यक है। जैसे पलायन की बात करते हैं ना टी एस एलियट, वही यहाँ पर ये निर्वासन की बात करते हैं मुक्तिबोध जी। नई कविता में 2 तबके काम कर रहे हैं। एक वे जो खाते-पीते वर्ग के सुरक्षित लोग हैं, उन्हें खूब अच्छी फुर्सत है, उसका वे सदुपयोग भी करते हैं। उन्हें महत्वपूर्ण पुस्तकें सुलभ हैं, वे कला कुशल भी हैं। इसके अलावा उनमें से बहुतरे में वैज्ञानिक दृष्टि भी है। काव्य सत्य भावना प्रसूत है, परंतु उस काव्य सत्य का नैतिक उत्तरदायित्व है, हम उसे केवल काव्य सत्य कहकर नहीं टाल सकते। यह सत्य हमारे व्यक्तित्व में कुछ माँग करता है। ठीक है? तो ये साहित्यिक विचारधाराएँ हैं, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगी वो मैंने इसमें रख दी हैं। ये देखिए आत्म पक्ष और परिस्थिति पक्ष एक ही वास्तविकता के 2 अंग हैं। कौन-कौन से? आत्म पक्ष और पारिस्थितिक पक्ष। और इन दोनों में ऐसे गहरे अंतःसंबंध हैं जिनकी सही-सही पूरा ब्यौरा देना नामुमकिन है। यदि हम अपने जीवन के एक उपन्यास समझ लें और हमारे जीवन में आने वाले लोगों को केवल पात्र, तो ज़्यादा युक्ति-युक्त होगा और हमारा जीवन भी अधिक रसमय हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा। सौंदर्य में रहस्य ना हो तो वह एक खूबसूरत चौखटा है। सौंदर्य में रहस्य ना हो तो वह एक खूबसूरत चौखटा है, ये कहते हैं मुक्तिबोध जी। दूसरे शब्दों में मैं सामान्य उसको समझता हूँ जिसमें अपने भीतर के असामान्य के उग्र आदेश का पालन करने का मनोबल ना हो, और मैं अपने को ऐसा ही आदमी समझता हूँ। मैं मात्र सामान्य हूँ, मैं नामी-गिरामी हूँ, यह बात अलग है। मतलब हूँ सामान्य लेकिन वो बात अलग है कि मैं नामी-गिरामी हूँ। ठीक है? तो दोनों बात कह देते हैं। मैंने उससे पूछा पिछले 20 वर्षों की सबसे महान घटना कौन-सी है? 1 मिनट तक उसने मेरी तरफ देखा और फिर छूटते ही कहा, संयुक्त परिवार का ह्रास। मतलब संयुक्त परिवार का ह्रास हो रहा है जी, पिछले 20 वर्षों में। परिवार में मूल्यों की स्थापना की बात आई कि बड़े विचारक कन्नी काट गए, मानो घर समाज से बाहर हो। आज भी हमारे परिवार अमानवीय कट्टरपंथी विचारधारा के गढ़ हैं या बुर्जुआ किस्म के सत्तावाद के दुर्ग हैं, यह ना भूलिए। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा।
खूब खा पी चुकने के बाद जब हमने ज़िंदगी की निरर्थकता के बारे में बहस कर रहे थे, वही दैनिक जीवन का क्रम, वही दफ्तर, वही अफ़सरों वाली बातें, सिनेमा और कुछ इधर-उधर की गप, तारिका और मनोहर कहानियाँ, कादम्बनी और ज्ञानोदय, हमारी ज़िंदगी खत्म। ज़िंदगी में दिलचस्पी खत्म, दिलचस्पी में दिलचस्पी भी खत्म। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको पढ़िएगा आप लोग। हर ज़माना अपने-अपने ढंग से कामयाब लोग को तैयार करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बात तो बिल्कुल सही लिखी है ना मुक्तिबोध जी ने। काव्य सत्य को मैं बदनाम नहीं करना चाहता। मेरा प्रश्न सीधा-सादा है। काव्य में जीवन के कुछ मूल्य और दृष्टि प्रकट होती है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या उन मूल्यों से आपके आचरण का सामंजस्य है? मैं स्तब्ध हो गया। मैंने कहा, काव्य में हमेशा अनिवार्य रूप से जीवन के मूल्य या आदर्श प्रकट नहीं होते, मात्र भय प्रकट होते हैं। ठीक है? तो एक तरीके से कन्वोकेशन वाली बातें यहाँ पे चल रही केशव और कन्वर्सेशन जिसको बोलते हैं संप्रेषण, है ना? तो केशव और मुक्तिबोध जी में। जब साहित्य जीवन से प्रसूत होकर जीवन को प्रभावित करता है, तो वस्तुतः उसकी खरी कसौटी भी जीवन ही है और यह जीवन वस्तुतः एक कॉम्प्लेक्स चीज है। उसके विचित्र पक्ष और पहलू एक दूसरे में समाहित, प्रविष्ट और परस्पर सन्निहित हैं। इस अंतिम स्तर पर बात करते हुए आप देखेंगे कि साहित्य को हमें विविध पक्षीय दृष्टियों से देखना आवश्यक है और वस्तुतः साहित्य की कसौटी एक नहीं न अनेक है, वरन अनेकों अभेद्य इकाइयां हैं। मतलब जिसको भेद नहीं किया जा सकता, ऐसी इकाइयाँ हैं साहित्य की। इसलिए केवल यह कह देना कि साहित्य में प्रकट जीवन मूल्य उसके साहित्यिक गुणों की कसौटी नहीं, मात्र एक अस्थायी कार्यकारी मान्यता के रूप में ही ग्रहण किए जाना चाहिए। ये देखिए, आजकल लेखन कार्य में आत्मपरक पक्ष को महत्व देकर वस्तु परक पक्ष की ओर उपेक्षा की जाती है। चित्रण करते समय आत्मपरक पक्ष को प्रधानता दी जाती है। वस्तुपरक पक्ष को नहीं। इस रवैये का असर टेक्निक पर पड़ता है। तो यहाँ टेक्निक की बात करते हैं। दूसरे यहाँ पर पात्र आ गए हैं यशराज। यशराज कहता गया कि व्यक्तिगत ईमानदारी वह है जहाँ लेखक वस्तु का वस्तुमूलक आकलन करते हुए उस आकलन के आधार पर वस्तु तत्व के प्रति सही मानसिक प्रतिक्रिया करे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसकी प्रतिक्रिया में सत्यत्व का आविर्भाव उत्पन्न नहीं होगा। यही ना? मैंने जवाब दिया, तुम्हारी परिभाषा यदि स्वीकार कर ली जाए तो काव्य के क्षेत्र में एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। काव्य का सत्य शासकीय या वैज्ञानिक सत्य नहीं है। यदि वस्तुतः वैसा होता तो अब तक दुनिया में जितना भी काव्य साहित्य उत्पन्न हुआ है, वह तुम्हारी परिभाषा का अनुगमन करता। ज्ञान का अर्थ केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का बोध ही नहीं है, वरन समाज की उत्थानशील तथा आसोन्मुख शक्तियों का बोध है। शैले के काव्य का सौंदर्य उस मनोभूमि से उत्पन्न हुआ है जो अपने युग में विकासमान उत्थानशील प्रवृत्तियों से परिपक्व हुई है। शैले कौन? जो अमेरिकी कविताएं लिखते थे ना, पीबी शैली इनका पूरा नाम था, हम लोग पढ़ते थे उसमें। यहाँ पर शैले की बात करते हैं। जीवन जगत का जो बोध है उसका व्यापक होना, पुष्ट होना, विश्व में ज्ञान का जो आज विकास स्तर प्राप्त है, उसको आत्मसात करना और उससे आगे बढ़ना आवश्यक है। भावना उसी क्षेत्र में सक्रिय होती है जो क्षेत्र वस्तुतः ज्ञान शक्ति द्वारा ग्रहित हो। बोध यानी ज्ञान के क्षेत्र के भीतर ही भावना ही पहुँच है, भावना की पहुँच है, उसके बाहर नहीं। और आज का अंतिम वक्तव्य, क्या लेखक के लिए परम आवश्यक नहीं कि वह विश्व जनता के अभ्युत्थान को देखे और समाज का उत्पीड़न करने वाली शक्तियों से सचेत हो, उसके प्रति विद्रोह करने वाली ताकतों से सक्रिय सहानुभूति रखे। ज्ञानात्मक आधार के विकास में तो बातें भी सम्मिलित हैं, नहीं है क्या? तो ये यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कथन थे, उद्धरण थे, वो मैंने बता दिए हैं। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। आशा करती हूँ कि सभी लोग अपने नोट्स को तैयार करते चल रहे हैं और अपने जो लिखा है, जो भी पुराना आपने नोट्स बनाए हैं, उनको रिवीजन ज़रूर करिए क्योंकि रिवीजन की है और जिन्होंने पुस्तक ले ली है, उसका अध्ययन, मनन, चिंतन करना शुरू कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी का आभार एवं धन्यवाद।